दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 17 लेके आए हैं, साइंस और स्टैटिक जीके का। तो शुरू करते हैं, और जो भी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और फ़ायदा हो सके। टॉप 25 स्टैटिक जीके और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एनटीपीसी का सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी जो होने वाला है उसके लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, डेट भी आ चुका है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, और प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लीजिए ताकि आपका जीएस स्ट्रांग हो जाए। और साइंस का स्पेशली मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, टॉप 25 के 25 सेट्स अलग अलग करवा रखे हैं, सब में 25-25 क्वेश्चन है और अलग से भी ऑप्शन से भी समझा चुका है। तो आप आप लोग देखिएगा तो बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? डार्विन, थियोफ्रैक्टस, लिनियस या हिप्पोक्रेटस? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक थे लिनियस। लिनियस ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सबसे पहले कौन की थी? रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, ल्यूवेन हॉक या रॉबर्ट हुक? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? पौधे पे जो बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी या अनावृत बीजी? तो ये हो जाएगा आवृत बीजी। आवृत बीजी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? किस तरीके की आकृति होती है? सर्पिल, गोल, छर रूपी या कौमा रूपी? तो ये हो जाएगा छर के रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छर के रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? सबसे स्मॉल जीवाणु जो होते हैं, साइज में जो सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं गुलाणु। वो जीवाणु को क्या कहेंगे? गुलाणु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के उत्थान के लिए किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? उस समय अंग्रेज का शासन था, तो सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल वो लोग अपने मन से लेके आए थे। वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद, एक्चुअली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था जिसका क्या नाम था? वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, और स्वराज पार्टी भी उन्हीं का था, लेकिन वो उस समय किसका स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? एक्चुअली महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। 1 साल उन्होंने सीखा, यानी कि एज ए स्टूडेंट सीखा, देखा भारत में क्या चल रहा है और 1916 का इंतजार किया। फिर 1917 में ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, और ये उनका पहला सत्याग्रह था भारत में। तो कब किया शुरू हुआ था? 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ था, जो अंग्रेजों ने 1/3 जमीन को नील की खेती के लिए किसानों को कहा था, उसके खिलाफ था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था महात्मा गांधी द्वारा? जब तो यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी द्वारा था। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज, इनमें से किन चीज को की आवश्यकता है? क्रोमियम है या सिलिकॉन है, यूरेनियम है या एल्यूमिनियम है? तो यूरेनियम है। किन चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है?
यूरेनियम की, राइट। शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्य जब हम करते हैं तो कौन सा ऊर्जा चाहिए? तो पेशीय ऊर्जा, मांसपेशिया जो होता है उसको हम लोग पेशीय ऊर्जा करते हैं। जैसे जिम उम जाता है कोई, तो क्या उसका बॉडी बन जाता है, तो वो कौन सा ऊर्जा के थ्रू होता है? तो पेशीय ऊर्जा का होता है। और जब हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं एक दिन या कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा बॉडी दर्द करने लगता है, तो वो किस वजह से होता है? उसमें बॉडी में क्या जम जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लेकिन किस प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत होती है हमें? पेशीय ऊर्जा के लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं, उसमें सबसे मेन और सबसे लास्ट स्रोत कौन सा है? कोयला, परमाणु, जल या सूर्य? कोयला खत्म हो जाएगा, ये लिमिटेड है। परमाणु भी खत्म हो जाएगा। जल या सूर्य? जल तो बचा ही रहे। तो सन जो है ये अनलिमिटेड और अंततः लास्टली तक काम देने वाला एक सोर्स है, तो क्या हो जाएगा? सन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य का ऊर्जा है, यही एक नवीकरणीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर बी में सौर ऊर्जा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत किसका होगा? तो सूर्य का ही हो जाएगा ना। इससे बड़ा स्रोत सोर्स क्या हो सकता है? क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से वीडियो स्लो करके याद आप 1 से 2 बार भी देख सकते हैं। इससे ये होगा कि सेट आपका जल्दी हो जाएगा, तो बोरिंग भी नहीं होगा, और जो आपके इम्पोर्टेंट का चीज़ है वो आप समय रहते ही पढ़ लोगे। आपको पता है कि एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है और कितने सारे क्वेश्चन आपको कवर करने होते हैं, राइट? तो आप अगर तो इसीलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी-जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएँगे। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सबसे पुरानी सभ्यता, इसमें लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? तो एक जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई, हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने देखा कि एक मूर्ति थी कांसे का, उसके चारों तरफ गाय, बैल, भैंस ये सब बंधे हुए थे और नृत्य करती हुई थी। तो वो किस चीज़ की माना गया? पशुपति शिव की, पशुपति की मूर्ति थी, ठीक है? पशुओं के जो भगवान हो गए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस के धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस चीज़ के? तो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ का नाम है वो त्रिपिटक है। अच्छा, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो जैन धर्म का समय सार क्या है? समय सार। जैन धर्म का क्या हो जाएगा? समय सार। 1 मिनट फिर से मैं लिख दूं। जैन धर्म का क्या हो जाएगा? समय सार, राइट। और हिंदुओं का तो पता ही है, महाभारत जो गीता होती, गीता है कृष्ण, श्री कृष्ण का जो उपदेश जो है गीता हो गया। मुसलमानों का क्या है? कुरान शरीफ हो गया। और बौद्धों का त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का हो गया, राइट। तो ये आप याद कर लीजिएगा, कभी किसी का, कभी बौद्ध का, कभी जैन का, कभी हिंदू का, ये पूछ लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आप लोग पहली दूसरी कमेंट करके बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1771 में 14 जनवरी 1771 को, 14th जैन 1771 को। और किनके किनके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। और पहला लड़ाई और दूसरा लड़ाई कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए, या मैं बता दूं। पहला लड़ाई जो हुआ था वो 21 अप्रैल, फर्स्ट लड़ाई जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था पहली लड़ाई। और दूसरी लड़ाई हुई थी, अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को 1556 को हेमचंद विक्रमादित्य, हेमचंद यानी हेमू, जिसको हेमू उनका पॉपुलर नाम है, हेमू और अकबर के सेनापति
खान जमान और बैरम खां के बीच में हुआ था। तो पहली लड़ाई कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, दूसरी 5 नवंबर 1556 और तीसरी पानीपत की युद्ध 14 जनवरी 1771 के बीच। और पहली लड़ाई जो हुई थी, इसी को मुगलों का संस्थापना, मतलब मुगल का डायनेस्टी शुरू हो गया, मुगल वंश की स्थापना भी माना जाता है। और किसके किस में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, राइट। बाबर जीता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए यही क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई, मैंने अभी बताया पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526, संस्थापक बाबर हो जाएगा, ठीक है। मुगल वंश की संस्थापना भारत में कब हुई थी? अच्छा, इस भी पूछ दिया, मुगल वंश की संस्थापना भारत में कब हुई थी? तो 20 का ऑप्शन नंबर 1526 अभी मैंने बताया। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब? 1526, 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 21, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो हैं, मैग्नीशियम के दहन से उत्पादक जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। इसको टिक कर दूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जब देखेंगे तो सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल, इन सब में से कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना होता है जो हम लोग पहनते हैं वो कितने कैरेट का सोना होता है? ऐसे तो ओरिजिनल सोना जो होता है 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट क्या होता है? बहुत भंगुर होता है, यानी कि टूट जाएगा अगर उसको मिक्स नहीं किया जाएगा। तो उसमें मिक्स किया जाता है। तो कितने कैरेट का सोना होता है? 22 कैरेट का सोना हम लोग पहनते हैं, ठीक है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? सबसे अच्छे चालक, कम चालक, अचालक या सबसे कुचालक? सिल्वर तथा कॉपर ये क्या हो जाएंगे? सिल्वर तथा सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है, सिल्वर और कॉपर। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में क्या? लोहा तो नहीं पाई जाती है। आप ऐसे देखोगे पानी की तरह लोहा कभी? मरकरी, चांदी या अन्य? तो मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आपके 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए और ये उसके आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो 1-2 बार देखिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप चाहे तो स्पीड करके आप खुद से आंसर दे के देखिए आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। और आपको अगर और कुछ दूसरे पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, जैसे करंट अफेयर का चाहिए या स्पेशल इसका स्टैटिक का एक अलग से ही चाहिए तो वो भी बताइए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।